तो भारतीय जनमानस आवाज जा रही है द्वारा आयोजित हिंदी पखवाड़ा के अवसर पर समापन वक्तव्य देने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है। इसके लिए मैं इस मंच के संरक्षक पैट्रॉन प्रोफेसर डॉक्टर अनिल राय जी और समन्वयक प्रोफेसर अमन कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई भी कि उन लोगों ने सफलतापूर्वक एक लंबा आयोजन किया और हिंदी से जुड़े अनेक पक्षों पर बड़े बड़े विद्वानों के विचार और विमर्श से हमें अवगत होने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं अमन कुमार जी। पिछली बार इन्होंने बाबा की कविताई के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास के काव्य पर विमर्श प्रस्तुत किया था और इस बार इन्होंने हिंदी पखवाड़ा के माध्यम से हिंदी जिसे राष्ट्रभाषा कहें, राजभाषा कहें, उसके विभिन्न पक्षों को लेकर विचार विमर्श प्रस्तुत हुआ। अब औपचारिकता निर्वाह में ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सीधे सीधे आज के विषय पर आता हूँ। आज का विषय रखा गया है गांधी जी हिंदी हिंदुस्तानी, इसलिए कि महात्मा गांधी पर कई तरह से विचार विमर्श होते रहे हैं। एक उसमें आजकल यह भी जुड़ गया है हिंदी और हिंदुस्तानी इन दो पार्टों के बीच में उन्हें पीसने की कोशिश हो रही है कि वे हिंदी के समर्थक थे, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे या हिंदुस्तानी को। इस संबंध में ये जरूर है कि हिंदी को लेकर महात्मा गांधी ने जो कार्य किया वह सर्वाधिक महत्व का था, बहुत लोगों ने किया। यहाँ पर मैं डॉक्टर रामविलास शर्मा हिंदी के महान समालोचक के मंतव्य को रखूंगा। आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर शर्मा मार्क्सवादी आलोचक समीक्षक थे और राजनीति अर्थनीति के कई मुद्दों पर गांधी जी से उनकी असहमतियां रहीं, लेकिन हिंदी के प्रचार प्रसार में गांधी जी ने जो काम किया उसको उन्होंने खुले मन से स्वीकार किया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा अपनी पुस्तक भाषा और समाज में लिखते हैं, ये उन्हीं का कथन मैं सुना रहा हूं कि वह यानी गांधी जी भारत के उन नेताओं में थे जो अहिंदी भाषी होते हुए भी देश में सर्वत्र और उत्तर भारत में विशेष रूप से अपने हिंदी भाषणों द्वारा जनता को मोह लेते थे। कुछ लोग, विशेषकर कुछ हिंदी भाषी और साहित्य सम्मेलन के कर्णधार हिंदुस्तानी की समस्या को लेकर गांधी जी से रुष्ट थे, लेकिन दक्षिण भारत में गांधी जी और उनके अनुयायियों सहयोगियों ने जितना हिंदी प्रचार किया है उतना और किसी नेता, राजनीतिक पार्टी या सांस्कृतिक संस्था ने नहीं किया है। फिर डॉक्टर शर्मा अपनी दूसरी पुस्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में लिखते हैं कि उन दिनों भारत में ऐसे दो व्यक्ति थे जो अंग्रेजी की जगह राजभाषा, केंद्रीय भाषा अथवा संपर्क भाषा के रूप में अखिल भारतीय व्यवहार के लिए हिंदी का समर्थन कर रहे थे और इसके साथ साथ प्रादेशिक स्तर पर अंग्रेजी के विरुद्ध भारतीय भाषाओं के व्यवहार का समर्थन कर रहे थे। एक थे महात्मा गांधी और दूसरे महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर डॉक्टर शर्मा का एक और कथन प्रस्तुत करूंगा जो वे निराला की साहित्य साधना भाग 2 में लिखते हैं, यह बतलाने के लिए कि निराला की दृष्टि में
महात्मा गांधी का महत्व किन बातों को लेकर था। लिखते हैं कि सत्याग्रह द्वारा अंग्रेजी राज का विरोध, अछूतोद्धार के लिए उपवास, अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए प्रचार, निराला की दृष्टि में गांधी जी को महापुरुष बनाने वाले ये 3 कार्य थे। यानी डॉक्टर रामविलास शर्मा, निराला जैसे हमारे महान साहित्यकारों की दृष्टि में गांधी जी का महत्व इसलिए है कि उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए प्रचार किया। और ध्यान देंगे, ये लोग हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, हिंदी का प्रयोग। लेकिन इधर कुछ एक वर्षों से हिंदी के कुछ अति उत्साही बुद्धिजीवी, और मैं तो कहूँगा कि कुछ सेकुलर अपने को दिखाने के अंदाज में यह कहते हुए पाए जाते हैं कि गांधी जी हिंदी को नहीं, हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्ष में थे। अब इसी पर हमें विचार करना है कि गांधी जी हिंदी के पक्ष में थे या हिंदुस्तान के। और इसको जानने के लिए हमें गांधी जी की इस पूरी विचार यात्रा को 2 चरणों में बांटकर देखना होगा। पहला, जो मैं समझता हूं कि 1909 से लेकर 1935 तक, और दूसरा चरण 1935 से लेकर 1946-47 तक। एक बात निवेदन कर दूं कि ऐसा नहीं था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा या राष्ट्रीय संपर्क भाषा के रूप में आगे लाने का काम करने वाले गांधी जी पहले व्यक्ति थे। इस काम की शुरुआत उनसे पहले हो चुकी थी। यूं तो अंग्रेजों के आने के पहले हिंदी का फैलाव अपने आप बहुत सारे कारणों से दक्षिण भारत तक हो चुका था, पूर्वी उधर बंगाल वगैरह तक हो चुका था। लेकिन इस हिंदी को पूरे देश की एक संपर्क भाषा बनाया जाए, इसका एक तरह से मंगलाचरण मैं कहता हूं कि वह बंगाल की धरती पर हुआ। और आप सभी जानते होंगे कि जब 1872 ईस्वी में विष्णु प्रभाकर जी ने स्वामी दयानंद सरस्वती की जो जीवनी लिखी है, उसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि 1872 ईस्वी के दिसंबर महीने में स्वामी दयानंद सरस्वती जी कलकत्ता गए। दयानंद सरस्वती जी गुजराती भाषी थे और संस्कृत के प्रकांड विद्वान पंडित थे। और कोलकाता में वहाँ के उस समय के जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी विद्वान थे, आचार्य केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के नेता, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चटर्जी, ऐसे लोगों के साथ उनका संवाद हुआ। और वो उनकी भाषा, उन लोगों के संवाद की भाषा माध्यम संस्कृत थी। स्वामी जी के विचारों से प्रभावित होकर आचार्य केशव चंद्र सेन ने उन्हें सुझाव दिया कि अगर आप अपनी बातों का प्रचार हिंदी में करें तो इससे पूरा देश लाभान्वित होगा। और उनके इस सुझाव से प्रेरित होकर दयानंद जी बनारस आए और बनारस में 2 वर्षों तक रहकर उन्होंने हिंदी सीखी और फिर सत्यार्थ प्रकाश की हिंदी में रचना की। और 1875 ईस्वी में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। और आर्य समाज का हिंदी के प्रचार प्रसार में कम से कम उत्तरी भारत में एक बहुत बड़ी उसकी भूमिका रही है, उसका एक अलग इतिहास है। और ठीक उसी समय आप देखें कि बनारस में भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी का अलग जगा रहे थे। 1868 ईस्वी में 67 कोई कहते हैं, कवि वचन सुधा जैसी पत्रिका 17-18 वर्ष की उम्र में निकाल चुके थे। फिर 1873 में वह हरिश्चंद्र मैगजीन निकालते हैं और लिखते हैं कि हिंदी नई चाल में ढली। और उनके साथ साथ और सहयोगी लोग, प्रताप नारायण मिश्र कानपुर से ब्राह्मण पत्रिका, बालकृष्ण भट्ट प्रयाग से इलाहाबाद से हिंदी प्रदीप, चौधरी बद्री नारायण उपाध्याय प्रेम घन मिर्जापुर से आनंद कादम्बनी, बाल मुकुंद गुप्त कलकत्ता से भारत मित्र, जैसे पत्रों का प्रकाशन होता है हिंदी के संवर्धन के लिए, विकास के लिए। और इसी को देखते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा हिंदी नव जागरण की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं या उसका प्रतिपादन किया, जो कि सही है। और फिर
जैसा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में डॉक्टर शर्मा लिखते हैं कि उस नवजागरण को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कैसे आगे बढ़ाया सरस्वती पत्रिका का संपादक बनकर। और आपको बता दूं कि यह सरस्वती पत्रिका द्विवेदी जी उस समय दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी थे, वहां भेजते थे उनके पास। यह गांधी जी ने खुद लिखा है। 1900 याद नहीं है सन, जब 17वीं वर्षगांठ द्विवेदी जी की मनाई जा रही थी, तो अपना संदेश भेजते हुए गांधी जी ने कहा कि ये पत्रिका मैं पढ़ता था दक्षिण अफ्रीका में। तो सरस्वती का एक अपनी भूमिका रही है। बहरहाल मैं कहना यह चाहता हूं कि यह काम लोग कर रहे थे कि हिंदी कैसे देश की राष्ट्रभाषा के रूप में आगे बढ़े। और कलकत्ता से ही एक पत्र निकलता था नरसिंह, कहा जाता है कि उसी ने सबसे पहले राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग किया था। ये बात आ चुकी थी। गांधी जी ने काम जो अलग ढंग से या ज्यादा महत्वपूर्ण किया वह यह है कि जो हिंदी नवजागरण मुख्य रूप से हिंदी प्रदेश, क्योंकि देखेंगे कि ये सारी गतिविधियों के केंद्र उत्तर प्रदेश तक मुख्यतः था। काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना भी 1893 में हुई बनारस में। 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई प्रयाग। 1910 में हुई प्रयाग स्थापना तो बनारस में हुई थी, जैसा कि मैंने पढ़ा। खैर, ये केंद्र था उत्तरी भारत जिसको कहते हैं। गांधी जी ने जो काम किया वह कि इस नवजागरण को पूरे देश में उन्होंने फैलाने का काम किया, दक्षिण भारत तक, पूर्वी भारत तक। और यह काम गांधी जी ने इसलिए किया या कर सके कि दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए ही उन्हें यह महसूस हो गया था या ज्ञान हो गया था कि भारतवर्ष में कोई संपर्क भाषा एक भाषा बन सकती है तो वो हिंदी है। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में तेलुगु भाषी भी थे, तमिल भाषी भी थे, मराठी थे, गुजराती थे, उत्तर प्रदेश से थे, विभिन्न भाषा भाषी के लोग भारत के थे और विभिन्न धर्मों के भी थे। हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, ईसाई भी थे, पारसी भी थे। और गांधी जी ने कुल लिखा है कि मैंने देखा कि सबके बीच संवाद की भाषा जो थी वो हिंदी थी। और इसी से उनको यह एक तरह से ज्ञान हुआ कि भारत में जाकर अगर किसी भाषा को हमें प्रमोट करना है, आगे बढ़ाना है पूरे देश की संपर्क भाषा के रूप में, तो वो हिंदी है। और वहीं पर रहते हुए आप सभी जानते हैं कि 1909 में उन्होंने हिंद स्वराज जो अपनी छोटी सी पुस्तिका लिखी। हालांकि वह पुस्तक लंदन गए थे समझौते के क्रम में, सत्याग्रह 4 महीना रहे थे, वहीं से लौटते हुए जहाज पर उन्होंने वो पुस्तक लिखी है। लेकिन आकर फिनिक्स आश्रम में जो उनका प्रेस चलता था, पत्र निकलता था इंडियन ओपिनियन, उसी से वो 2 अंकों में छपा 1909 के नवंबर दिसंबर के अंक में। और समुद्र पर लिखने के कारण बहुत लोग सरमन ऑन द माउंट की तर्ज पर उसे सरमन ऑन द ओशन भी कहते हैं हिंद स्वराज को। खैर, तो उस हिंद स्वराज में ही गांधी जी ने 1900 दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए ही अपना ये मंतव्य व्यक्त किया था, लिखा था कि ये हिंद स्वराज से मैं आपको सुना रहा हूं कि हर एक पढ़े लिखे हिंदुस्तानी को अपनी भाषा का, हिंदू को संस्कृत का, मुसलमान को अरबी का, पारसी को फारसी का और सबको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। कुछ हिंदुओं को अरबी और कुछ मुसलमानों और पारसियों को संस्कृत सीखनी चाहिए। सारे हिंदुस्तान के लिए जो भाषा चाहिए वह तो हिंदी ही होनी चाहिए। उसे उर्दू या नागरी लिपि में लिखने की छूट रहनी चाहिए। हिंदू मुसलमानों के संबंध ठीक रहे, इसलिए बहुत से हिंदुस्तानियों को इन दोनों लिपियों को जान लेना जरूरी है। अब हिंदी और उर्दू फारसी लिपि तो जानते हैं आपकी भाषा और लिपि का कोई अनिवार्य संबंध नहीं होता है। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है और सभी जानते हैं कि हमारे सूफी कवियों ने फारसी लिपि में,
पद्मावत जैसा काव्य ग्रंथ फारसी लिपि में लिखा गया, लेकिन उसे हम हिंदी या अवधी का ही मानते हैं, अवधी भाषा में लिखा गया और दक्षिणी हिंदी में भी। तो इसलिए गांधी जी का ये कहना गलत नहीं था कि फारसी लिपि या देवनागरी लिपि जो है, लेकिन भाषा हिंदी ही हो सारे देश के लिए। सब अपने अपने धर्म की भी भाषा पढ़े, अरबी पढ़े, संस्कृत पढ़े, लेकिन सारे हिंदुस्तान के लिए, सारे भारतवर्ष के लिए भाषा जो हो सकती है वो हिंदी हो सकती है। यह अनुभव और ज्ञान लेकर वो 1915 में 9 जनवरी को भारत पहुंचते हैं और भारत में आने के बाद 1 साल तक चुपचाप बैठे रहे। उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि साल भर तक तुम देश को घूमो, देखो। फिर 1920 से असहयोग आंदोलन का वो नेतृत्व करते हैं, राजनीति में प्रवेश करते हैं सक्रिय। हालांकि उसके पहले 1917 में चंपारण का सत्याग्रह, गुजरात में खेड़ा का सत्याग्रह वो कर चुके थे, लेकिन वह कांग्रेस के अंतर्गत नहीं था, वह उनका एक व्यक्तिगत प्रयास सत्याग्रह के तहत था। लेकिन भारतीय मंच पर जिसे कहते हैं वो असहयोग आंदोलन। लेकिन असहयोग आंदोलन शुरू करने के पहले गांधी जी ने समझ लिया कि यहाँ पर एक भाषा, सामान्य संपर्क भाषा होना जरूरी है, क्योंकि वो देखते थे कि कांग्रेस के जो वार्षिक अधिवेशन होते हैं सब जगह अंग्रेजी में भाषण होते हैं, सारी कार्यवाही अंग्रेजी में होती है और उनको समझ में नहीं आता था कि जिस देश में अंग्रेजी बोलने वाले मुश्किल से 1 या 2% लोग हैं, वहाँ कैसे अंग्रेजी में काम चल सकता है। और पूरा घूम कर देख लिया कि हिंदी तो सब जगह बोली जाती है। इसलिए गांधी जी ने पहले की भाषा ये का जागरण, एक संपर्क भाषा और जिसे वो राष्ट्रभाषा कहने, ये शुरू किया। और 1917 में गुजरात में ही भड़ौच में शिक्षा सम्मेलन हुआ था। उसमें उन्होंने कहा 20 अक्टूबर 1917 में अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा की दलील को खारिज करते हुए कहा कि हम जरा गहराई से देखें तो पता चलेगा कि अंग्रेजी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती और न उसका प्रयत्न किया जाना चाहिए। तब राष्ट्रभाषा के क्या लक्षण होने चाहिए, इस पर विचार करें। वह भाषा सरकारी नौकरों के लिए आसान होनी चाहिए। दूसरा, उस भाषा के द्वारा भारत का आपसी धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक काम काज शक्य होना चाहिए। तीसरा, उस भाषा को भारत के ज़्यादातर लोग बोलते हों। चौथा, वह भाषा राष्ट्र के लिए आसान होनी चाहिए। पांचवा, उस भाषा का विचार करते समय क्षणिक या अस्थायी स्थिति पर जोर न दिया जाए। अंग्रेजी भाषा में इनमें से एक भी लक्षण नहीं है। यह माने बिना काम चल ही नहीं सकता कि हिंदी भाषा में ये सारे लक्षण मौजूद हैं। हिंदी भाषा मैं उसे कहता हूँ जिसे उत्तर में हिंदू और मुसलमान बोलते हैं और देवनागरी या फारसी लिपि में लिखते हैं। ध्यान देंगे, गांधी जी बार बार हिंदी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा। गुजरात के बाद वे, जिस भागलपुर में रहता हूं मैं, यहाँ पर गांधी जी पहली बार 15 अक्टूबर 1917 को आए थे। छात्र सम्मेलन था और छात्र सम्मेलन में उन्हें सभापति का पद दिया गया था और उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मुझे सभापति का पद देकर तो मेरे उपकार किया, साथ ही आपने हिंदी जो इस देश की राष्ट्रभाषा है और जो इस प्रांत की भाषा है उसमें मुझे बोलने की अनुमति देकर आपने मेरे ऊपर बहुत एहसान किया है, क्योंकि हिंदी ही राष्ट्रभाषा। तो फिर मुजफ्फरपुर हो जाते, वहाँ पर भी वो कहते हैं मुजफ्फरपुर में कि मैं कहता आया हूँ, यह 11 नवंबर 1917 को ध्यान दीजिएगा, मुजफ्फरपुर में जाकर कहते हैं, मैं कहता आया हूँ कि राष्ट्रीय भाषा एक होनी चाहिए और वह हिंदी होनी चाहिए। हिंदी भाषा से मेरा मतलब
उस भाषा से है जिसे उत्तर भारत में हिंदू और मुसलमान दोनों बोलते हैं और जो नागरी तथा उर्दू लिपि में लिखी जाती है। मैं अभी कुछ लगातार उद्धरण ही आपको सुनाऊंगा, आप घबराएं नहीं, क्योंकि बिना उद्धरण सुनाए बात प्रमाणिक हो नहीं सकती। इसके बाद 31 दिसंबर 1917 को कोलकाता के विश्वविद्यालय भवन में बॉम्बे एंड बंगाल ह्यूमैनिटेरियन फंड के तत्वावधान में आयोजित सभा की अध्यक्षता करते हुए गांधी जी ने कहा, देश सेवा करने के लिए उत्सुक सब हैं, परंतु राष्ट्र सेवा तब तक संभव नहीं जब तक कोई राष्ट्रभाषा का प्रयोग न हो। दुख की बात है कि हमारे बंगाली भाई राष्ट्रभाषा का प्रयोग न करके राष्ट्रीय हत्या कर रहे हैं। इसके बिना देश की आम जनता के हृदय तक नहीं पहुंचा जा सकता। इस अर्थ में बहुत लोगों द्वारा हिंदी को काम में लाया जाना मानवतावाद के क्षेत्र की बात हो जाती है। ध्यान देंगे बात पर। कहा उन्होंने कि राष्ट्रभाषा का हमारे बंगाली भाई राष्ट्रभाषा का प्रयोग न करके राष्ट्रीय हत्या कर रहे हैं। ऐसी बात इसके पहले किसी ने कहने का साहस नहीं किया था। और बगैर राष्ट्रभाषा के प्रयोग के राष्ट्र सेवा नहीं हो सकती। अब गांधी जी सीधे सीधे राष्ट्रभाषा का प्रयोग करने लगे। और हिंदी, यह भी ध्यान देने की बात है, हिंदुस्तानी शब्द नहीं लाते हैं हिंदी। हालांकि कहीं कहीं हिंदुस्तानी का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन मतलब उनका हिंदी और हिंदुस्तानी एक है। तो यह भावना पैदा करना कि राष्ट्र की सेवा करना चाहते हो तो राष्ट्रभाषा को जानो, राष्ट्रभाषा को अपनाओ। एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए अपनी। और कहा कि ये मानवतावाद इसलिए कि हिंदी ऐसी भाषा थी जिसे ठेले वाले, साग सब्जी वाले से लेकर सभी समझ लेते थे। साधारण आदमी जिसे कहते हैं, मजदूर, किसान, अनपढ़, यह मानवतावाद है। केवल 1-2% अंग्रेजी में गिटिर पिटिर करने वाली की जो भाषा थी, उसे मानवतावाद या मनुष्य जाति की सेवा नहीं हो सकती थी। यह कहने का मतलब था कि हम अपने देश की सेवा करना चाहते हैं तो पहले एक भाषा तो, क्योंकि वो अपनी भाषा के जरिए ही हम लोगों के हृदय के पास पहुंच सकते हैं। कहा कि हृदय, कि इसके बिना देश की आम जनता के हृदय तक नहीं पहुंचा जा सकता। यह निज भाषा अपनी भाषा के भारतेंदु ने भी कहा, पढ़त मिटत नहीं है के सूल, बिना उसके पढ़े हृदय का सूल। तो हृदय की वो भाषा गांधी जी कहने लगे कि ये राष्ट्रभाषा है। और इस क्रम में वे जहां जहां जाते हैं इस बात की चर्चा करते हैं। गांधी जी के इस उत्साह प्रेम को देखते हुए 1918 में इंदौर में मार्च महीने में जो हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ, उसका उन्हें सभापति बनाया गया। सभापति जब बनाए गए गांधी जी, तो उनके मन में था कि कैसे वहां पर हम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्य करने के लिए लोगों की सहमति या लोगों की राय लें और एक जनमत बने। उन्होंने कई लोगों को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने रविन्द्रनाथ ठाकुर को भी पत्र लिखा, गुरुदेव को। गुरुदेव बहुत बड़े साहित्यकार थे, लेकिन उस समय उनके मन में हिंदी को लेकर कोई खास ऐसा उत्साह नहीं था, राष्ट्रभाषा ऐसा लेकर कुछ। लेकिन गांधी जी ने उनको भी पत्र लिखा और उस पत्र में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो देखें। उस पत्र में उन्होंने ये प्रस्ताव किया था कि प्रिय महोदय, हिंदी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन में इंदौर में मैं जो भाषण दूंगा उसके लिए मैं निम्नलिखित प्रश्नों पर विचारवान नेताओं के मत एकत्र करने का प्रयत्न कर रहा हूं। पहला, क्या हिंदी अंतर प्रांतीय व्यवहार तथा अन्य राष्ट्रीय कार्रवाइयों के लिए उपयुक्त एकमात्र संभव राष्ट्रीय भाषा नहीं है? क्या हिंदी, दूसरा, कांग्रेस के आगामी अधिवेशन में मुख्यतः उपयोग में लाई जाने वाली भाषा न होनी चाहिए?
और तीसरा, क्या हमारे विद्यालयों और महाविद्यालयों में ऊंची शिक्षा देसी भाषाओं के माध्यम से देना वांछनीय और संभव नहीं है? और क्या हमें प्रारंभिक शिक्षा के बाद अपने विद्यालयों में हिंदी को अनिवार्य द्वितीय भाषा नहीं बना देना चाहिए? मैं महसूस करता हूं कि यदि हमें जनसाधारण तक पहुंचना है और यदि राष्ट्रीय सेवकों को सारे भारत वर्ष के जनसाधारण से संपर्क करना है तो उपर्युक्त प्रश्न तुरंत हल किए जाने चाहिए और उन्हें अत्यंत आवश्यक समझकर उन पर विचार किया जाना चाहिए। क्या आप कृपया जल्दी से जल्दी उत्तर देकर मुझे अनुग्रहित करेंगे? ये सारे अब इस तरह के सवाल गांधी जी के पहले राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय ख्याति के लोगों से करने वाले कोई नहीं हुआ था। हाँ, लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हो रहा है, लेकिन एक संगठित रूप में और उसको व्यवस्थित होकर एक काम किया जाए, ये गांधी जी ने करना शुरू किया। और इंदौर के साहित्य सम्मेलन में अध्यक्ष पद से अध्यक्षता करते हुए जो उन्होंने भाषण दिया, वह उसका एक छोटा सा अंश आप सुने। हमें अब अपनी मातृभाषा की उपेक्षा करके उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। जैसे अंग्रेज अपनी मादरी जबान अंग्रेजी में बोलते हैं और उसे ही व्यवहार में लाते हैं, वैसे ही मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने का गौरव प्रदान करें। हिंदी हम सब समझते हैं, इसे राष्ट्रभाषा बनाकर हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मैं यह अनुरोध करूंगा उन लोगों से जो हिंदुस्तानी की बात करते हैं कि गांधी जी केवल, ध्यान दें, यहाँ गांधी जी हिंदी शब्द का ही प्रयोग करते हैं, हिंदुस्तानी का नहीं, और कहते हैं कि आप हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने का गौरव प्रदान करें। इंदौर के साहित्य सम्मेलन में सभापति के पद से बोलते हुए ये गांधी जी का, और हिंदी राष्ट्रभाषा, ये शब्द ध्यान में देने की जरूरत है। जो लोग ये जुगाली करते रहते हैं, हिंदी का खाते पीते सब ठीक है, खाइए पीजिए, लेकिन भाई सही बात तो बोलिए। और उसी में मद्रास प्रांत के भी लोग आए थे जिनको कहा कि मुझे मद्रास प्रांत की, यदि हमें स्वराज का आदर्श पूरा करना है तो हमें एक ऐसी भाषा की जरूरत पड़ेगी जिसे देश की विशाल जनता आसानी से समझ और सीख सके। ऐसी भाषा तो सदा से हिंदी या उर्दू ही रही है। मुझे मद्रास प्रांत की जनता की देशभक्ति, आत्मत्याग और बुद्धिमत्ता पर काफी भरोसा है। मैं जानता हूं कि जो भी लोग राष्ट्र की सेवा करना चाहेंगे या अन्य प्रांतों के साथ संपर्क रखना चाहेंगे, उनको त्याग करना ही पड़ेगा, यदि हिंदी सीखने को त्याग ही माना जाए। अब यह भी एक नया आयाम जोड़ा गांधी जी ने, देश सेवा के लिए त्याग करना, कि हिंदी सीखना त्याग करना है। जेल जाना या फांसी पर जाना तो है ही देश के लिए बहुत बड़ा त्याग, लेकिन जो लोग अपनी अपनी भाषा का छोड़कर नहीं, थोड़ा उससे ऊपर उठकर हिंदी के लिए त्याग करें, कुछ समय दें और हिंदी सीखें, जिससे वो पूरे देश की एक राष्ट्रभाषा बन सके, तो हिंदी के लिए बहुत बड़ा त्याग होगा। और आज बोलियों के कई आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन यह तो है ही ना कि जिसे हिंदी भाषी प्रदेश कहते हैं वहां पर कई बोलियां थी, अब भी हैं। अवधी और ब्रजभाषा का इतना समृद्ध साहित्य, मैथिली का, लेकिन और इन बोलियों से जुड़े हुए, भाषाओं से जुड़े हुए जितने भी साहित्यकार थे उस समय, सबने उसका मुंह छोड़कर हिंदी को अपनी भाषा समझा, राष्ट्रभाषा, और उसमें लिखन कार्य किया। कविता हो कि निबंध हो कि कहानी हो कि उपन्यास हो, यह तो था ही। वही गांधी जी की, भाई आप भी देश के मद्रास के हों कि जहाँ के भी हों, थोड़ा सा त्याग कीजिए हिंदी सीखने के लिए। और यह देश के लिए जो त्याग, हिंदी सीखना भी एक त्याग की बात है। यह सारी इस प्रकार की एक भावनात्मक जागृति हिंदी के प्रति गांधी जी से पहले किसी ने राष्ट्रीय स्तर पर नहीं की थी। और ठीक है, स्थानीय स्तर पर बहुत लोग लिख रहे थे, भाषा प्रेम जगा रहे थे, लेकिन यह गांधी जी, अब जैसा कि देखेंगे कि मैंने कहा कि यह काम सब गांधी जी
1920 में असहयोग आंदोलन शुरू होने के पहले कर चुके थे। 1918 में ही जो महत्वपूर्ण काम हुआ इंदौर साहित्य सम्मेलन में, वह काम हुआ दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का गठन, कि दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार सुगठित रूप से किया जाए, व्यवस्थित रूप से किया जाए, और इसके लिए दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का गठन किया गया। और कई लोग उसमें ये बनारस के ही थे, शिव प्रसाद गुप्त, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, वेंकटेश नारायण तिवारी, ऐसे लोगों को बनाकर, और उसमें गांधी जी ने अपने सबसे छोटे पुत्र देवदास गांधी को भी मद्रास भेजा हिंदी सिखाने के लिए। यह गांधी जी का ध्यान था, और आज तक वो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चल रही है, काम करे। बहुत लोगों ने हिंदी सीखी। राजेंद्र बाबू, हमारे प्रथम राष्ट्रपति, ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब वे गए मद्रास में, तब उन्होंने देखा कि हिंदी प्रचार सभा ने कितना अच्छा काम किया है, कितने लोगों को हिंदी उसने सिखाई है, और बहुत लोग सीखे। ये दक्षिण भारत में उसका एक राजनीतिक कारणों से विरोध होते रहे हैं, वो अलग है, लेकिन आम जनता के अंदर हिंदी के प्रति और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का ये। अब मैं इसलिए इन सारी बातों को रख रहा हूँ कि जो हिंदुस्तानी की रट लगाए रहते हैं, वो देखें कि गांधी जी कैसे बार बार हिंदी शब्द का प्रयोग कर रहे थे। ये और एक और महत्वपूर्ण बात कि गांधी जी ने लोकमान्य तिलक को भी से अनुरोध किया कि आप भी कृपया हिंदी में बोलना, ये हिंदी थोड़ी सीख लें। और लोकमान्य तिलक सीखने लगे थे, हिंदी बोलने भी लगे थे, लेकिन असामयिक निधन ने से यह काम पूरा नहीं होने दिया। और रविन्द्रनाथ ठाकुर पर भी इतना प्रभाव पड़ा कि हिंदी उन्होंने भी सीखी, और 1921 अप्रैल महीने में काठियावाड़ वो गए थे, वहाँ पर उन्होंने अपना पहला हिंदी भाषण दिया, और वो भी इसके राष्ट्रभाषा हिंदी बने, तब से समर्थक रहे। ऐसे बड़े बड़े लोगों को जोड़ा, हिंदी के प्रति प्रेम पैदा किया, और हिंदी प्रदेशों से कई हिंदी सेवियों को पैदा किया। काका कालेलकर, विनोबा भावे, राजगोपालाचारी, ये बड़े बड़े सब हिंदी प्रचारक थे, और हिंदी का प्रचार इन लोगों ने किया है राष्ट्रभाषा के रूप में। अपने यहाँ भी कई एक लोग, केवल साहित्यकारों के द्वारा हिंदी के प्रचार नहीं हुआ। गांधी जी साहित्यकार नहीं थे, लेकिन किया। अब नहीं जानते हैं, हमारे डॉक्टर राजेंद्र बाबू, उन्होंने हिंदी प्रचार के लिए बहुत काम किया है। जिन लोगों का नाम लिया, शिव प्रसाद गुप्त, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, ये लोग कोई साहित्यकार तो उस अर्थ में नहीं थे, विद्वान थे, लेकिन हिंदी प्रेमी थे। हिंदी के प्रचार के लिए लोगों ने काफ़ी काम किया है, और सबके जहन में हिंदी थी, हिंदुस्तानी नहीं थी। ये कृपया ध्यान में रखें। अब हिंदुस्तानी कैसे आई है, बाद में वो हम उस पर भी आएंगे। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद भी गांधी जी का काम जो है वो रुका नहीं हिंदी प्रचार का। उन्नीस 1925 का एक उदाहरण देते हैं। 24 मार्च को मद्रास में हिंदी प्रचार कार्यालय 1925 में चले। गांधी जी उस समय जो उन्होंने कहा वो सुनिए। मेरी राय में भारत में सच्ची राष्ट्रीयता के विकास के लिए हिंदी का प्रचार एक जरूरी बात है, विशेष रूप से इसलिए कि हमें उस राष्ट्रीयता को आम जनता के अनुरूप सांचे में ढालना है। यहाँ भी गौर करेंगे, हिंदी शब्द का वो प्रयोग करते हैं, न कि हिंदुस्तानी का। और फिर मद्रास में 20 दिसंबर 1937 में चले आइए। एक छात्र सभा को संबोधित करते हुए गांधी जी ने कहा, मैं इस चेतावनी के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूँ कि जब आप अपने कंधे पर देश का भार संभालेंगे, उस समय यदि आपको हिंदी या हिंदुस्तानी न आती हुई हो तो आपको बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। और फिर 21 दिसंबर 1937 को पेराम्बूर की मजदूर सभा में उन्होंने कहा, साथी मजदूरों, यदि आप सारे भारत के मजदूरों के दुख सुख को बांटना चाहते हैं, उनके साथ,
तादाद में स्थापित करना चाहते हैं तो आपको हिंदुस्तानी सीख लेनी चाहिए। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे उत्तर और दक्षिण में कोई मिल नहीं सकता। अब यहाँ पर गांधी जी हिंदुस्तानी शब्द का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन इस हिंदुस्तानी का मतलब हिंदी ही है। हिंदुस्तानी और हिंदी में कोई फर्क नहीं आ करते, लेकिन ज़्यादातर वो कहीं कभी कभी हिंदुस्तानी का कर देते हैं, हिंदी शब्द को नहीं छोड़ता। अब उदाहरण के लिए देखेंगे कि वही 22 दिसंबर 1933 को ही मद्रास में हिंदी प्रचार सभा के दीक्षांत समारोह में भाषण देते हुए उन्होंने कहा, दक्षिण भारत में जैसा कि मैंने देखा है कि विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में हिंदी प्रचार की सुस्थित रूप प्रगति हुई है, लेकिन मुझे तब तक संतोष नहीं होगा जब तक प्रत्येक व्यक्ति हिंदी इतनी काफ़ी न समझने लगे कि फिर कोई व्यक्ति मुझसे अंग्रेजी में बोलने को न कहे। अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा या तमिल जैसी कठिन भाषा पर अधिकार करने में हमें कठिनाई नहीं होती, इसलिए हिंदी के मामले में हमें बहुत कठिनाई क्यों होनी चाहिए। फिर हिंदी 35 करोड़ में 22 करोड़ भारतवासियों की भाषा है और इसको भारत की सर्वमान्य भाषा होना निश्चित है। ये 1933 में भारत की आबादी 35 करोड़ रही होगी, इसलिए 35 करोड़ का जिक्र आया। तो हिंदी शब्द कहने का मतलब कि आप जैसा कि देख रहे हैं कि 1909 से हिंद स्वराज से लेकर लगातार गांधी जी हिंदी राष्ट्रभाषा और हिंदी कर रहे हैं। 1935 में इंदौर में फिर हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था और यहाँ पर भी गांधी जी को ही फिर सभापति बनाया गया था इंदौर साहित्य सम्मेलन। 1935 में भी गांधी जी सभापति के रूप में बोलते हुए उन्होंने कहा इंदौर के साहित्य सम्मेलन में भी कि अगर हिंदुस्तान को सचमुच एक राष्ट्र बनाना है तो चाहे कोई माने या न माने राष्ट्रभाषा तो हिंदी ही बन सकती है, क्योंकि जो स्थान हिंदी को प्राप्त है वह किसी दूसरी भाषा को कभी नहीं मिल सकता। हिंदू मुसलमान दोनों को मिलाकर करीब 22 करोड़ मनुष्यों की भाषा थोड़े बहुत फेर फार से हिंदी हिंदुस्तानी है। मैंने अभी हिंदी हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है, ये गांधी जी के शब्द हैं। सन 1918 में जब आपने मुझको यही पद दिया था तब मैंने यही कहा था कि हिंदी उस भाषा का नाम है जिसे हिंदू और मुसलमान कुदरती तौर पर बगैर प्रयत्न के बोलते हैं। हिंदुस्तानी और उर्दू में कोई फर्क नहीं है। देवनागरी लिपि में लिखे जाने पर वह हिंदी और फारसी लिपि में लिखे जाने पर उर्दू कही जाती है। अब संबंध में बहुत सारे गांधी जी के कथन हैं। आप जानते हैं कि 100 खंडों में गांधी वाङ्मय प्रकाशित है और प्रत्येक खंड जो है 500-600 पृष्ठों का है। अब उतने सारे खंडों में जो गांधी जी के विचार विवाद भले को रखना संभव नहीं है। मैंने छोटा सा एक प्रयास किया, गांधी का साहित्य और भाषा चिंतन एक किताब लिखी और जिसमें हिंदी राष्ट्रीय जागरण को लेकर करीब उसमें 70-80 पृष्ठों का एक अध्याय है, जिसमें मैंने अच्छे रूप में अब उतना भी प्रस्तुत करना यहाँ संभव नहीं है। मेरा उद्देश्य इन जो गांधी जी के वक्तव्यों को मैंने रखा यह दिखलाना कि गांधी जी हिंदुस्तानी की बात नहीं कर रहे थे, वे हिंदुस्तानी से अधिक हिंदी की बात कर रहे थे राष्ट्रभाषा के लिए, और हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग भी कहीं कहीं कर रहे थे। तो जैसा कि आपने इंदौर वाले भाषण का भी अंश सुना, तो हिंदी और हिंदुस्तानी एक, हिंदी और उर्दू को भी एक मानते थे। और जितने भी भाषाविद सभी मानते हैं कि मूल रूप से हिंदी और उर्दू एक है, दोनों की व्याकरणिक संरचना एक है। वो तो बाद में उर्दू वालों ने कुछ दूसरे जुनून में इसे अलग किया। यहाँ के लखनऊ वालों ने मतरुकात सिद्धांत चलाकर यहाँ के सारे देशज शब्दों को निकाल बाहर किया और अरबी फारसी के शब्दों को भरकर एक नई भाषा खड़ा कर दिया। लेकिन आज भी उर्दू वाले पानी पिलाओ, हिंदी वाले भी यही कहेंगे। उर्दू वाले तो नहीं कहेंगे कि वाटर पिलाओ। तो बहुत सारे उर्दू में भी कहेंगे कि मैं जाता हूँ, हिंदी में भी कहेंगे। तो भाषा का जो बुनियादी ढांचा है, क्रियापद सब तो एक है। और गांधी जी भी सही कह रहे थे। अब ठीक है, आपने बहुत सारे विशेषणों को, बिंब प्रतीक को भर दिया विदेशी साहित्य से
और एक भाषा को अलग बना लिया, दूसरी बात है, लेकिन और गांधी जी यही कह रहे थे कि हिंदी उर्दू और हिंदुस्तानी को भी, इसलिए हिंदी और हिंदुस्तानी में कोई फर्क नहीं। लेकिन 1936 के बाद गांधी जी के आता है सोच में परिवर्तन और किया जाता है। जिस तरह से देश में सांप्रदायिक राजनीति बढ़ने लगी, मुस्लिम लीग का प्रभाव, अलीगढ़ जानते हैं जो सेंटर था उर्दू आंदोलन, मुस्लिम सब, जो सर सैयद अहमद खां एक समय कहा करते थे कि इस देश के मुसलमान भी हिंदू हैं, ये हिंद के होने के कारण, उनका भाषण है। और ये भाषण मैं बता दूंगा, आपको जानना है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की किताब है इंडिया डिवाइडेड, उसे आप पढ़ें, उसमें उन्होंने दिया है। तो ऐसे वो राष्ट्रीय एकता की या हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे सर सैयद अहमद खां, लेकिन अंग्रेजों के प्रभाव में 1888 के बाद उनका परिवर्तन सोच में होता गया, हिंदू मुसलमान और भाषा के स्तर पर भी। तो गांधी जी पर भी कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम बुद्धिजीवी ये दबाव डालने लगे कि आप हिंदी की जगह हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हिंदी में हिंदूपन है, हिंदुस्तानी में नहीं है। हालांकि हिंदी भी फारसी शब्द है, हिंदू भी फारसी है, हिंदुस्तानी भी है, हिंद भी है, लेकिन कैसे हिंदी में उनको हिंदूपन। अब मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, एक पत्र गांधी जी को एक मुसलमान मित्र ने लिखा था और जिसे गांधी जी ने 16 मई 1936 को हरिजन सेवक में छापा था। उस पत्र के कुछ अंश आपको मैं सुनाता हूं। उस पत्र में उन्होंने लिखा था, गांधी जी के मुसलमान मित्र ने लिखा था, अगर हमारी कौमी जबान उर्दू नहीं कहला सकती तो कम अज कम उसका नाम ऐसा होना चाहिए जिसे जाहिर हो कि मुसलमानों ने एक ऐसी जबान बनाने की कोशिश की जो करीब करीब कौमी जबान कही जा सकती है। हिंदुस्तानी से यह मतलब पूरा हो सकता है, हिंदी से नहीं हो सकता। अगले जमाने में मुसलमान हिंदी सीखते थे, उसे एक अदबी जबान की हैसियत देने में उन्होंने अपने हिंदू भाइयों से ज़्यादा नहीं तो उतनी कोशिश तो की ही थी, लेकिन अदबी हैसियत के अलावा हिंदी की एक मजहबी और तहज़बी हैसियत है जिसे मुसलमानों की पूरी जमात अपना नहीं सकती। अब इन्होंने कहा कि हिंदी जो है मजहबी जबान हो गई, अदबी साहित्यिक जबान के बजाय। और उसी में उन्होंने प्रेमचंद, जो प्रेमचंद पहले उर्दू के लेखक थे और उर्दू हिंदी और सब एकता के, उस प्रेमचंद पर भी तोहमत लगाई उन्होंने। उसी पत्र में उन्होंने आगे लिखा, प्रेमचंद उस समय हंस पत्रिका निकालते थे, कि हंस पढ़ने से यह ख्याल होता है कि यह किसी खास मजहबी समाज का रिसाला है। उसकी जबान में दूसरे हिंदी रिसालों से ज़्यादा संस्कृत के अल्फाज मिलते हैं और इस जबान को हिंदुस्तानी कहना ऐसा ही होगा जैसे उसको अंग्रेजी कहना। इसके नुक्ते नज़र में और उसके मजमूनों में कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे पता चले कि हिंदुस्तानी कौम एक समाज है जो बहुत से समाजों से बना है, या यह कि हिंदुस्तान में एक तहजीब के अलावा कोई और तहजीब भी है। यह तो मेल न हुआ, हुकूमत हुई। ऐसी शिकायत करते हुए उन सज्जन ने सुझाव दिया कि हमारी कौमी जबान हिंदी नहीं कहलाएगी, बल्कि हिंदुस्तानी का किसी एक मजहबी समाज के हिस्से से संबंध न होगा। अब इसे हिंदी मजहबी जबान है और एक नहीं अनेक पत्र आए हैं गांधी जी के पास। मैंने तो समय अभाव में एक पत्र को रखा उदाहरण के तौर पर कि देख लीजिए ऐसे लोग क्या फरमाने लगे थे। उनके दिल में एक तरफ तो पाकिस्तान की लौ जल रही थी, दूसरी तरफ हिंदी, उनको मजहबी जबान। अरे भाई, ये बौद्धिक दिवालियापन नहीं था तो क्या था? कोई भी जबान या भाषा मजहबी होती है क्या? बाइबिल तो हिब्रू में लिखी गई है, लेकिन क्या हिब्रू को मान लीजिए कि ईसाइयत की भाषा है? जीव जितने हैं क्या वो ईसाई हैं? हिब्रू उनकी भाषा है। और अरबी में कुरान
जरूर कुरान शरीफ की रचना हुई, लेकिन अरबी उसके पहले से भाषा थी और अरबी में अन्य बातें भी हैं। और इस्लाम को मानने वाले जितने सारे देश हैं सबकी भाषा तो अरबी नहीं है, लेकिन इस्लाम को मानते हैं। और संस्कृत, यहाँ तो संस्कृत भी हिंदू की केवल भाषा नहीं है, एक धर्म की भाषा नहीं है। उस संस्कृत में वेद और उपनिषद और पुराण है, तो उसी में नास्तिक मत, लोकायत दर्शन भी है, चार्वाक का भी दर्शन है। उसी संस्कृत में हम ये तमसो मा ज्योतिर्गमय अस्तोमा सद्गमय पढ़ते हैं, तो उसी संस्कृत में यह भी है, यावत जीवेत सुखम जीवत ऋणम कृतम धृत्वा पिबेत, चार्वाक का कथन हुआ है। उसी में नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक अश्वघोष जैसे लोग हुए संस्कृत में लिखने वाले। किसी मजहब की बात, कोई भाषा किसी मजहब की नहीं होती, मजहब से लेकिन हिंदी को मजहबी जबान हिंदुओं की। अरे भाई, जिस हिंदी को हम अमीर खुसरो से मानते हैं, उनको हिंदी का पहला कवि और सूफी कवि कुतुबन, मंजन, जायसी जैसे बड़े बड़े कवि हुए, रहीम रस खान जैसे कवि हुए, जिनको देखकर भारतेंदु हरिचंद ने कहा, जिनकी रचनाओं को पढ़कर, कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू बारिये, और उसको आपने मजहबी जबान कह दिया। अरे हिंदुओं के अगर मजहब संबंधी भी सारे कर्मकांड है तो संस्कृत में है, हिंदी में कहाँ है भाई? कोई भी शादी ब्याह संस्कार कोई हिंदी में नहीं है। तो हिंदूपन कहाँ से नजर आता है? अरे हिंदूपन तो हिंदुस्तानी में ज्यादा नजर आता है। देख लीजिए, हिंदुस्तानी, यहाँ हिंदू बैठा हुआ है पहले, हिंदी में कहाँ हिंदू है भाई? ये तो हिंद और हिंद से हिंदी की भाषा हिंदी। तो हिंदी तो ज्यादा कहीं सेकुलर है, अगर सेकुलरिज्म की बात कीजिए हिंदुस्तानी से। हिंदुस्तानी में तो हिंदू बैठा हुआ है पहले, लेकिन कौन समझा इन लोगों को? सवाल है कि कोई ना कोई बहाना चाहिए था। नहीं उर्दू हो सकती है तो हिंदी भी नहीं, तो हिंदुस्तानी का, और क्या हिंदुस्तानी का कोई व्याकरण था? कोई ऐसी थी उसकी संरचना? लेकिन गांधी जी कई चीजें समझौता कर लेते थे, यहाँ पर झुक गए, जो हमें भी अच्छा नहीं लगता। उनके बहुत सारे विषय। अरे भाई, आप कहते कि आप ये कैसे इसको कहते हैं कि मजहबी जबान है, लेकिन उनको हिंदू मुस्लिम एकता ठीक है, चाहिए थी, आज भी उसकी जरूरत है, लेकिन एकता का मतलब तो नहीं है कि हम जहर को अमृत कह दें। लेकिन गांधी जी ने मान लिया कि चलो भाई हिंदुस्तानी ही, और हिंदुस्तानी प्रचार सभा का गठन हो गया हिंदुस्तानी में। अब उनसे बहुत लोग जो श्रद्धा रखते थे उनके साथ हो लिए। जरा पानी पी लो। लेकिन अंतरात्मा से लोगों ने स्वीकार नहीं किया। उनके व्यक्तित्व का ऐसा प्रभाव था, ये कामों का, कि जिनके दिल में हृदय में हिंदी बैठी हुई थी, हिंदुस्तानी प्रचार सभा से जुड़ गए। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे। लेकिन अब सवाल ये उठता कि आज की तारीख में जब हिंदुस्तानी की मांग करने वाले पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान लेकर ही रहे, गांधी जी नहीं रोक सके। हिंदी मुस्लिम एकता के लिए जिन्ना को कायदे आजम कहते रह गए और दौड़ दौड़ कर जिन्ना के यहाँ जाते रह गए, जो जिन्ना एक बार भी उनसे मिलने दिल्ली में न आए। लेकिन जिन्ना साहब पाकिस्तान लेकर ही रहे। फिर भी गांधी जी को एक ओवर माने कहते हैं ना कि सफलता से अति विश्वास भी उनको था, विश्वास काम नहीं आया। लेकिन एक विवाद ये खड़ा कर गए हिंदुस्तानी को लेकर। तो भाई आज क्यों, जब हिंदुस्तानी की मांग करने वाले पाकिस्तान उन लोगों ने ले लिया, चले गए, तो आज फिर क्यों हिंदुस्तानी की बात कर रहे हैं भाई? इस देश में रहने वाले जो मुसलमान या उर्दू वाले हैं वो तो कभी हिंदुस्तानी की बात नहीं करते। वो उर्दू के साथ अपनी खुश हैं, उर्दू के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे हिंदी के ये प्रोफेसर कुछ जो हैं, कुछ मौलिकता के नाम पर यही बकायदा गांधी जी का नाम घसीटते रहते हैं। अरे गांधी जी ने जो जो कहा सब क्या आप मान लीजिएगा?
गांधी जी ने तो कहा कि अब परिग्रह मत, ज़्यादा पैसा रखो, जितने प्रोफेसर हैं जाइए तो सबके पास कितना धन है, कितनी संपत्ति, कितना गाड़ी कार सब है, विलासिता के समान है। गांधी जी ने तो बहुत बातें कही, उनके साथ रहने वाले नहीं मानते थे। कृपलानी जी बहुत बड़े गांधी जी के सहयोगी और थे, लेकिन कृपलानी जी कभी उनकी प्रार्थनाओं में शामिल नहीं होते थे, खुद उन्होंने लिखा है जी.वी. कृपलानी। और बड़ी रोचक बात सुनाऊं, 1915 में कृपलानी जी की पहली भेंट गांधी जी से शांति निकेतन में हुई। कृपलानी जी गए थे, वहाँ बातचीत हुई और कृपलानी जी उस समय तिलक विचारधारा से ज़्यादा प्रभावित थे। खैर गांधी जी हर जगह जानकर के प्रोफेसर उस समय थे, मुजफ्फरपुर में लंगट सिंह कॉलेज में, तो उन्होंने आश्रम की स्थापना की थी अहमदाबाद में, कोचरब आश्रम। एक नियमावली बनाई थी, वह नियमावली की प्रति उन्होंने कृपलानी जी को गांधी जी ने भेजी। अब कृपलानी जी लिखते हैं कि वो मैं जब पढ़ने लगा तो उसमें तरह तरह के थे कि सुबह उठना चाहिए, भजन गाना चाहिए, ये करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और यहाँ तक कि पति पत्नी की तरह रहना चाहिए। कृपलानी जी लिखते हैं यह पढ़ने के बाद तो मैंने किताब फेंक दी। मानिएगा ये सब बात, गांधी जी बहुत कुछ कह गए और कर गए। तो हिंदुस्तानी में ही बहुत आपको सूझता है कि हम कैसे अपने को सेकुलर, अरे भाई सेकुलर बनने के फेरे में तो बहुत कुछ नुकसान इस देश का हो रहा है। सही सही बात बोलिए ना, हिंदी में क्या आपको दिक्कत है। और सुनाऊं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात, अभी मैं उनकी किताब पढ़ रहा था, असमंजस उसका नाम है, देख लीजिएगा, प्रभात प्रकाशन ने भी उसका नया संस्करण निकाला है। यह असमंजस में कुछ लेख उनके हैं जो राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने समय समय पर लिखे, और उन लेखों में बिना नाम लिए नेहरू सरकार की कई नीतियों से उनकी असहमति प्रकट होती है। वो पांडुलिपि उन्होंने उस समय हिंदी के बहुत बड़े चारक और नेता सब थे राष्ट्रीय, गंगा शरण सिंह, जिसे आज के बहुत कम लोग जानते हैं, वो गंगा शरण सिंह जी को उन्होंने पांडुलिपि दी। गंगा शरण जी ने देखा और कहा कि अभी राष्ट्रपति रहते इसको छपवाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऐसी कुछ बातें हैं जिससे आपके कुछ मित्र नाराज हो जाएं या ठीक नहीं लगेगा। 1962 में राजेंद्र बाबू निवृत्त हुए राष्ट्रपति में, और वह पांडुलिपि उन्होंने गंगा शरण जी को दे दी। गंगा शरण जी कुछ कार्यवश इधर उधर भी देख ही रहे थे कि कहाँ समय मिला। 1962 के मई में राजेंद्र बाबू आए और 1963 के फरवरी महीने में तो उनका देहांत हो गया। गंगा शरण जी के पास वो पांडुलिपि पड़ी रही। कुछ वर्षों के बाद उन्होंने राजेंद्र बाबू के बेटे मृत्युंजय प्रसाद को दी और फिर किताब में छप कर आई। किताब उसमें मैं जो पढ़ रहा था, आवश्यक अनावश्यक एक छोटा सा उसमें लेख है, और उसमें राजेंद्र बाबू एक जगह लिखते हैं कि हमने विधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा मान लिया है। गौर कीजिएगा, हमने विधान में यानी संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा मान लिया है, और 15 वर्षों में उसे अंग्रेजी का स्थान देने का भी निश्चय कर लिया है, पर इस काम में भी अभी तक कोई विशेष प्रगति नहीं दिखती। यह वाक्य जब मैंने पढ़ा तो सोचने लगा कि भाई राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति रहते हुए लिख रहे हैं कि हमने विधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा, जबकि विधान में राष्ट्रभाषा का जिक्र है नहीं भाई। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन हिंदी में चलता है राजभाषा, लेकिन राष्ट्रपति रहते हुए, और वह भी वो आदमी जो कि संविधान सभा, जिस संविधान को बनाने वाली सभा के अध्यक्ष थे, वह व्यक्ति लिख रहा है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा मान, हमने विधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा मान लिया है। ये क्या संविधान को मानना है। लेकिन मैंने बहुत सोचा लगा कि यह जो हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में जो उन लोगों के हृदय में हिंदी बसी हुई थी, और राजेंद्र बाबू के विषय में अब तो बहुत कम लोग जानते हैं, केवल इतना ही जानते हैं कि वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, लेकिन हिंदी के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। 1910 में जब गांधी जी से संपर्क भी नहीं हुआ था और हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई है बनारस में, राजेंद्र बाबू कलकत्ता में थे और वो गए हैं उस सम्मेलन में, पहला सम्मेलन में गए हैं 1910 में।
और 1918 में इंदौर वाले साहित्य सम्मेलन में भी चंपारण से लोग गए हैं गांधी जी के साथ। इंदौर वाले साहित्य सम्मेलन में 1918 में भी थे। और कई इस तरह के प्रांतीय जगह जगह पर हिंदी प्रचार का काम उन्होंने किया है राजेंद्र बाबू ने। और 1935 में इंदौर का साहित्य सम्मेलन, 1936 में नागपुर में हिंदी साहित्य सम्मेलन जो हुआ उसके सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो बहुत जुड़ाव था, इसलिए वो जुड़ाव जो था वो राष्ट्रभाषा के रूप में वाक में आया है कि हिंदी को उन लोगों ने राष्ट्रभाषा, केवल गांधी जी अकेले नहीं न थे राष्ट्रभाषा करने वाले, बहुत लोग जो जुड़े थे। पुरुषोत्तम दास टंडन का क्या कम प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना करके, शिव प्रसाद गुप्त जिन्होंने बनारस से आज अखबार निकाला, भारत माता का मंदिर बनारस में बनाया, ऐसे ऐसे कितने लोग थे। तो सबके कामों को तो ध्यान में रखिए कि राष्ट्रभाषा के रूप में लोगों ने हिंदी को आगे बढ़ाया था और वो राष्ट्रभाषा के रूप में बसी कि केवल गांधी जी का नाम लेकर कि हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। अरे गांधी जी तो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा हो और पाकिस्तान बने, तो बन तो गया। तो गांधी जी ने वहीं पर मजबूरी का नाम हो गए गांधी, जो कहते हैं कि मजबूरी का नाम गांधी, कि हिंदू मुस्लिम की एकता बनी रहे, जो कि हो नहीं सका। न इधर के रहे न उधर के रहे, न खुदा ही मिला न विसाले सनम वाली स्थिति हुई उनकी। तो इसलिए गांधी जी का नाम लेकर हिंदुस्तानी, अरे हिंदुस्तानी, जब हिंदी मजहबी जबान हम नहीं मानते तो फिर हम हिंदी से परहेज क्यों। और जब अभी सुनाया ना कि जब देश का पहला राष्ट्रपति, और जिसका केवल राष्ट्रपति ही नहीं थे बल्कि स्वाधीनता आंदोलन से लेकर हिंदी प्रचार में बहुत बड़ी भूमिका रही, वह जब राष्ट्रपति होने के बाद भी हिंदी को राष्ट्रभाषा कहते हैं। और उनकी किताबें पढ़ लीजिए राजेंद्र बाबू की, आत्मकथा 750 पृष्ठों में है, नवजीवन से छपी हुई है। अब लोग बिना पढ़े ऐसा चला देते हैं। हिंदी के एक बहुत बड़े मार्क्सवादी आलोचक समीक्षक को कहते, मैंने दूरदर्शन पर सुना कि राजेंद्र बाबू की आत्मकथा तो हिंदुस्तानी में लिखी हुई है। अब जब सुना तो मुझे थोड़ी रुचि हो गई थी, किताब तो लेकर रखी थी, लेकिन इधर साल भर पहले मैंने पढ़ी आज, ये साहब क्या हिंदी लिखी है। और दुख तो इस बात का है कि हम हिंदी वाले इतने गए गुजरे हैं कि अंग्रेजी में लिखी जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा की तो खूब चर्चा करेंगे, आंसू भी बहाएंगे कि हिंदी में क्यों नहीं लिखी। लेकिन जिस हिंदी में राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा लिखी, उस आत्मकथा की चर्चा तो मैंने करते किसी को नहीं देखा न सुना। नेहरू की आत्मकथा पर लोगों ने बहुत लिखा है, आज तक चर्चा कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा पढ़े, खालिश हिंदी है, 2% उसमें उर्दू फारसी के शब्द आए होंगे जैसे अन्य लेखकों में आते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी कह दिए, बना दिया। और भी उनकी किताबें हैं, आप पढ़ें, बापू के कदमों में, साहित्य शिक्षा संस्कृति, ये सब इधर आई है छपकर। चंपारण में महात्मा गांधी, और उनकी अंग्रेजी जाननी है तो इंडिया डिवाइडेड पढ़िए। तो भाई हिंदी का काम केवल गांधी जी ने, ठीक है, लीडिंग ऑफ थिंक बहुतों ने किया, और सबको देखिए कि राष्ट्रभाषा के रूप में लोगों ने स्वीकार किया। आज यह सवाल उठता है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा कैसे कहा जाए। हमारे छात्र भी पूछते रहे हैं बहुत जगह, क्योंकि संविधान में तो राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग है नहीं। तो मैं उनसे कहता हूं कि यह बताइए, क्या संविधान में लिखा हुआ है महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन, या ही शुड बी कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, संविधान में लिखा हुआ है? किसी के पास कोई जवाब जानते हैं, नहीं लिखा हुआ है। लेकिन राष्ट्रपिता तो उन्हीं को कहा जा रहा है। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने जापान से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के बाद गांधी जी से प्रसन्न हुए, कहा कि नाउ ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी द फादर ऑफ नेशन। कहा जाता है कि पहली बार फादर ऑफ नेशन का प्रयोग करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, और सारे देश ने अपना लिया फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता। तो संविधान में तो नहीं है, तो राष्ट्रपिता उनको मानते हैं कि नहीं? बाल गंगाधर तिलक को ब्रिटिश सरकार ने कोई कानून बनाकर तो लोकमान्य की उपाधि नहीं दी थी, लेकिन लोकमान्य जनता ने माना।
चित्तरंजन दास को देशबंधु, मदन मोहन मालवीय को महामाना, और आज के नौजवान या सभी, क्या सरकार ने भगत सिंह को शहीद आजम की उपाधि दी है क्या? लेकिन शहीद आजम कहते हैं। तो भाई हमारे यहाँ लोग, जनमानस जिसको जो मान लेता है, स्वीकृति देता है ना, वो विधान की स्वीकृति से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। पूरे देश ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में सम्मान दिया, आदर दिया, सम्मान दिया, और राष्ट्रभाषा के रूप में राष्ट्र की अस्मिता की अभिव्यक्ति होती है राष्ट्रभाषा शब्द से, वो राजभाषा कहने से नहीं होती है। दुर्भाग्यपूर्ण था कि हमारे संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग नहीं किया। जिस राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग करके आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, और भाषा का नहीं प्रयोग करना क्या उस भाषा के प्रति एक प्रकार की कृतज्ञता नहीं है? तब राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग कर, और राष्ट्रभाषा सबकी भाषा है। आप चले जाइए, मुझे तो ज़्यादा नहीं 2 जगह बाहर जाने का मौका मिला है, सूरीनाम में और दक्षिण अफ्रीका में, और वहाँ वो कहते हैं जो भारतवंशी हैं, हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा है भारत की, और वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। डरबन में मैंने देखा बैनर लगा हुआ है, हिंदी भाषा अमर है, और वो कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका हमारी मातृभूमि है, लेकिन राष्ट्रभूमि जो है वो भारत है, और भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। अब विधान में कुछ का कुछ बनाते रहिए, कहते रहिए। तो जनता हमारे यहाँ तो जितने संत महात्मा हुए, क्या किसी संस्था ने उनको उपाधि दी क्या? भक्ति काल के सारे कवि संत कहे जाते हैं। कोई किसी धर्माधिकारी ने नहीं दी, न किसी राजा ने दी। ये यूरोप में होता है। मदर टेरेसा के मरने के करीब 17 साल बाद चर्च ने जाकर उनको संत की उपाधि दी। हमारे यहाँ तो समाज जिसको चाहे वो संत बना दे, संत घोषित कर दे। गांधी जी को महात्मा किसने कहा? जनता ने कहना शुरू किया, और लिखा है कृपलानी जी ने कि चंपारण में वे पहली बार महात्मा कहलाए, जो उनका काम अद्भुत हुआ। तो भाई जन रुचि, जन चित्त, मानस जो माने वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है विधान के मानने से। हाँ, अब इसमें तो मर्यादा का कहीं उल्लंघन भी नहीं है। तो राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रयोग नहीं करके ये हिंदुस्तानी जो मांग करने वाले चले गए, वो पाकिस्तान लेकर खुश हो गए, और आज जो ये कर रहे हैं पता नहीं ये भाई क्या चाहते हैं। इसलिए बंधुओं, इन लोगों से अनुरोध है कि ये हिंदुस्तानी का राग लापना या विलाप करना बंद कीजिए, और केवल गांधी जी का नाम लेकर ये हिंदुस्तानी का माने हिंदी की अवमानना न करें। हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा और कहने में है। इसलिए हिंदी का काम ठीक है, बहुत अभी इसको अपना सम्मानजनक स्थान पाना है, और क्या क्या करना है वो अलग विषय का मुद्दा है। लेकिन गांधी हिंदुस्तानी यह विषय रखा गया इसलिए कि यह स्पष्ट किया जा सके कि गांधी ने हिंदी का पक्ष लेते हुए किन परिस्थितियों में लाचार होकर हिंदुस्तानी शब्द का वो प्रयोग करने लगे, और दोनों में भेद करने लगे, और वह नहीं जिस उद्देश्य से किया उस उद्देश्य में सफल हो सके। हिंदू मुस्लिम एकता नहीं कायम रह सकी, देश टुकड़े टुकड़े हो गया। इसलिए फिर आप हिंदुस्तानी का राग आलाप कर देश को टुकड़े टुकड़े करने का प्रयास न करें। हिंदुस्तानी प्रेमियों, आपसे यही अनुरोध है। बाकी आप सबों को, जितने भी श्रोता बंधु आज के हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। अमन जी और डॉक्टर प्रोफेसर अनिल राय जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन लोगों ने मुझे इससे जोड़ा और आप लोगों से संवाद करने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।
आ गया, आ नहीं रहा आवाज वगैरह उसकी। हाँ हेलो, आपका काटे नहीं है, खत्म हो गया, 1 घंटा हो गया। हाँ हाँ वही तो, ऑफ कर दीजिए, ऑफ कीजिए। काफी धन्यवाद, वगैरह ज्ञापन में आएंगे, करेंगे कुछ नहीं। होगा, नहीं आ रहा होगा। हाँ आ, अच्छा ठीक है। नूपुर का है, चलो, नूपुर, वहाँ से कुछ कंक्लूड करेंगे। नूपुर, हाँ। अरे अमन को फोन कीजिए। हाँ अच्छा, ठीक है। स्पीकिंग समवन तो हाँ, दूसरे से बात कर। अच्छा ऑफ कर दो। हाँ हाँ हाँ।